हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे, मोटिवेशन एंड इमोशन। पहले मोटिवेशन की डेफिनेशन दी है यहाँ पे। साइकोलॉजिस्ट डिफाइन मोटिवेशन एज एन इंटरनल प्रोसेसेस दैट एक्टिवेट, गाइड एंड मेंटेन बिहेवियर। तो मोटिवेशन क्या है? एक इंटरनल प्रोसेस है। इंटरनल मीन्स इंटरनली हम मोटिवेट होते हैं, दैट एक्टिवेट, गाइड एंड मेंटेन बिहेवियर। अपने बिहेवियर को एक्टिवेट करने के लिए, कोई काम करने के लिए उठते हैं जैसे, या गाइड करते हैं अपने आप को, अपने बिहेवियर को मेंटेन करते हैं, तो वो मोटिवेशन की वजह से होता है। एंड मोटिवेशन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड वाई पीपल बिहेव इन सच मैनर। मतलब क्यों लोग इस तरीके से बिहेव करते हैं, उसके पीछे क्या मोटिवेशन है, उससे हमें समझ में आता है कि क्यों इस तरीके से लोग बिहेव करते हैं। So, motivation is relevant to many important forms of behavior, ranging from regulation of body weight to sex and aggression. So it is clearly worthy of careful attention. मतलब कि बहुत सारे ऐसे काम हैं हमारे जो हम डे टू डे करते हैं जिसके पीछे मोटिवेशन होती है, इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है। नेक्स्ट है इमोशन। इमोशन को ये बोल रहे हैं कि इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होते हैं, जैसे कि फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है, जैसे चेंजेस इन ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट, एक तो ये होता है। सेकंड होता है सब्जेक्टिव फीलिंग्स। सब्जेक्टिव फीलिंग जैसे हैप्पीनेस, एंगर, सॉरो, ये टाइप्स ऑफ इमोशंस हैं। तीसरा एक्सप्रेसिव रिएक्शंस होते हैं, so that reflect these internal states such as changes in facial expressions, posture। तो कौन से तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती है इमोशन में? एक तो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज होते हैं बॉडी में, हमारे ब्लड प्रेशर में चेंज आता है, हार्ट रेट में चेंज आता है जब भी इमोशनल होते हैं। सब्जेक्टिव फीलिंग्स इन्वॉल्व होती हैं, जैसे अलग अलग टाइप की फीलिंग्स हैं, हैप्पीनेस, एंग्री, सॉरो। और तीसरी चीज़ है हम उसको एक्सप्रेस करते हैं किसी ना किसी तरीके से, अपने पोस्चर के थ्रू, अपने फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू। तो ये भी हमारे बिहेवियर को एक तरीके से गाइड कर रहा है, किस तरीके से हम बिहेव कर रहे हैं इस पर भी डिपेंड होता है। तो पहली चीज़ हो गई मोटिवेशन, जिसकी वजह से हम बिहेव करते हैं पर्टिकुलर मैनर में, और दूसरी चीज़ हो गई इमोशन, जिसकी वजह से हम बिहेव करते हैं। So starting with motivation, we'll consider contrasting theories about this nature। तो इसमें theories पढ़ेंगे मोटिवेशन से रिलेटेड, और अलग अलग टाइप की मोटिवेशन भी हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। एंड वी विल कंसिडर अ मोटिव एज फार एज वी कैन टेल इज अ यूनिक टू ह्यूमन बींग्स, अचीवमेंट मोटिवेशन। ये वाला मोटिवेशन जो है ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स से रिलेटेड है। अचीवमेंट से रिलेटेड जो भी मोटिवेशन होती है वो एनिमल्स में अप्लाई नहीं करेगी, वो ह्यूमन बींग्स में अप्लाई करेगी। ऊपर की जो तीन है, हंगर मोटिवेशन, सेक्सुअल मोटिवेशन, एग्रेशन, ये मे बी ह्यूमन बींग्स एज वेल एज एनिमल सब पे अप्लाई कर सकती है। बट जो अचीव करने की कोई जो मोटिवेशन होती है वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, तो ये डिस्कस करेंगे इसमें। देन अफेक्ट के ऊपर बात जब करेंगे, अफेक्ट मतलब इमोशंस के ऊपर जब बात करेंगे, तो उसके अंदर भी कुछ थ्योरीज हैं जिसको डिस्कस करेंगे, और अलग अलग अफेक्टिव स्टेट को भी डिस्कस करेंगे, पर्सनल हैप्पीनेस, सब्जेक्टिव वेलबींग, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो पहले मोटिवेशन से स्टार्ट किया है। मोटिवेशन में इन्होंने एक दो चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, जैसे आप ये पढ़ सकते हो। अ ग्रुप ऑफ यंग वुमेन एंड men hurl themselves out of a plane, hurl themselves out of a plane. As they fall toward the earth, they join hands and form a circle. After that, they divide into pairs, swing around and round each other. लास्ट मिनट दे ओपन दे पैराशूट। तो ये वो वाला इवेंट बता रहे हैं, जो लोग होते हैं ना प्लेन से पैराशूट लेके जंप करते हैं, फिर वो हवा में एक दूसरे का हाथ जोड़ के एक सर्कल बना लेते हैं, और धीरे धीरे वो अलग अलग हो जाते हैं। तो एक तो वो वाला एक इन्होंने बोला इवेंट है, उसको ध्यान रखो। दूसरा इवेंट है एम्प्लॉयज़ ऑफ अ लार्ज कंपनी रिमेन ऑन स्ट्राइक फॉर मैनी वीक्स। तो किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, वो स्ट्राइक पे चले गए हैं और सेटल नहीं कर रहे हैं, और कंपनसेशन देने पर भी वो नहीं मान रहे हैं। एक ये दूसरा इवेंट हो गया। ये अलग अलग इवेंट्स बता रहे हैं आपको समझाने के लिए। तीसरा है एन इंडिविजुअल स्पेंड लॉन्ग आवर्स वर्किंग ऑन अ कॉम्प्लेक्स वर्ड पजल, रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अब तीसरी चीज़ उन्होंने बोली है कि कोई इंडिविजुअल है, वो रोज़ पजल सॉल्व करता है बहुत देर तक बैठ के, उसको कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है उस पजल को सॉल्व करने के लिए, लेकिन वो उसको नहीं कर पाता है तो बहुत फ्रस्ट्रेट होता है। तो ये तीन अलग अलग इवेंट आपको इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे शुरू करने के लिए बताए हैं। हाउ कैन दीज एक्शंस बी एक्सप्लेन्ड? अब आप इन तीनों को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? एक वो हवा में जो कूद रहे हैं प्लेन से, वो वाला एक्शन हो गया। एक हो गया एम्प्लॉय स्ट्राइक कर रहे हैं कंपनी में। तीसरा हो गया जो वो क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व कर रहा है कोई।
तो कुछ ना कुछ तो इसके पीछे मोटिवेशन होगी जो ये कर रहे हैं. So motivation, internal process that can be directly observed in this situation, which are real, nevertheless which serve to activate, guide and maintain people action. तो यहाँ पे तीनों actions में आपको ये तो पता चल ही रहा है कि कुछ ना कुछ इनके behavior के पीछे motivation है, जिसको हम उनके एक्शंस को देख के समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं. ऐसी कौन सी मोटिवेशन है, जैसे पजल के केस में उसको कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है लेकिन वो रोज फिर भी पजल सॉल्व करता है और ना कर पाए तो फ्रस्ट्रेट होता है. तो ऐसी कौन सी है मोटिवेशन है इंटरनली, कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस एक्शन के लिए उसको रोज गाइड कर रही है या उस बिहेवियर को वो मेंटेन कर रहा है. अब थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में यही समझेंगे कि लोग ऐसे क्यों करते हैं. सो देयर हैज़ बीन मैनी थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, जैसे कि ये जो आपको पिक्चर यहाँ दिख रही है ये भी इन्होंने मोटिवेशन इन एक्शन, मतलब जो लोग मोटिवेट हो रहे हैं इस तरह की चीज़ें करने के लिए. जैसे यहाँ पे ये चेस खेल रहे हैं, यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ये मोटिवेशन की वजह से ही इस तरीके से कर रहे हैं. तो ये क्यों ऐसा कर रहे हैं. सो पहली थ्योरी है ड्राइव थ्योरी, मोटिवेशन एंड होम्योस्टैसिस. What do being hungry, thirsty, too cold, too hot have in common? One answer is that they are all unpleasant states and cause us to do something to reduce and eliminate. The basic fact provides the basis for major approach called drive theory. अब ड्राइव थ्योरी क्या बोलती है, जैसे सपोज हमें भूख लगी है, हमें प्यास लगी है, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, उस टाइम पे हमें बहुत अनप्लेजेंट फील हो रहा है और उसी अनप्लेजेंटनेस को दूर करने के लिए हमारे अंदर एक नीड होती है जिसको ड्राइव बोलते हैं. तो वो बायोलॉजिकल नीड है जो अराइज हो रही है हमारी अपनी बॉडीज में टू क्रिएट अनप्लेजेंट स्टेट ऑफ अराउजल. अब वो अनप्लेजेंट स्टेट ऑफ अराउजल है जो जिससे हम परेशान हो रहे हैं, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो सर्दी हो, चाहे वो भूख हो, उससे क्या हो रहा है हमारी बॉडी में एक नीड वो हो रही है, बन रही है, बायोलॉजिकल नीड हो रही है अंदर ही अंदर. द फीलिंग वी डिस्क्राइब है हंगर, ये सारी जो भी ऊपर बात करी. अब उनको एलिमिनेट करने के लिए, इन ऑर्डर टू एलिमिनेट सच फीलिंग्स एंड रिस्टोर अ बैलेंस, और अपना होम्योस्टैसिस मेंटेन करने के लिए, होम्योस्टैसिस मतलब वापस से अपनी बॉडी को बैलेंस में लाने के लिए, तो उसको करने के लिए हमारे अंदर एक ड्राइव होती है. ड्राइव मीन्स एक पुश होती है, जैसे कि जिससे हमें लगता है कि हम उठ के अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें. Thus, motivation is basically a process in which various biological needs push or drive us to action designed to satisfy these needs. अब किसी को भूख लग रही है तो वो उसके अंदर एक बायोलॉजिकल नीड है उसको पूरा करने के लिए, तो वो उठेगा, तो वो एक ड्राइव हो गई. ऐसे ही किसी को ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, तो वो अपने रूम का टेम्परेचर या चेंज करने के लिए या कपड़े ऊपर से पहनने के लिए वो उठेगा, तो वो भी एक ड्राइव हो गई. तो अपने बायोलॉजिकल नीड को पूरा करने के लिए उससे क्या होगा, बॉडी का बैलेंस मेंटेन हो जाएगा दोबारा से, जिसको ये बोलते हैं होम्योस्टैसिस. तो ये इसका डायग्राम है यहाँ पे. बायोलॉजिकल नीड फॉर, ये बहुत ही बेसिक नीड की बात कर रहे हैं, जैसे फूड, वाटर, ऑक्सीजन, टेम्परेचर, बहुत ही बेसिक वाले. फिर उसको ड्राइव होता है. ड्राइव स्टेट क्या है, जैसे फूड है तो भूख लगती है, और अगर किसी और चीज़ की प्रॉब्लम है तो बॉडी में वो प्रॉब्लम होना शुरू होती है, जिसको ड्राइव स्टेट बोल रहे हैं. फिर एक्टिवेशन होती है मैनी बिहेवियर्स की. एक ऐसा बिहेवियर होता है जो उस ड्राइव दैट रिड्यूस ड्राइव आर स्ट्रेंथन, जो उस ड्राइव को कम करता है. बिहेवियर दैट डू नॉट रिड्यूस ड्राइव आर वीकेंड. तो ये बिहेवियर दो तरह के होते हैं. या तो आप उस ड्राइव को फॉलो करते हो जिससे आपका ये जो ड्राइव है, ये जो पर्टिकुलर नीड है, ये कम हो जाए. तो जैसे भूख है तो आप खाना खाने जाते हो. या फिर एक दूसरा बिहेवियर होता है कि आप ना खाओ खाना, जो कि वीक, वो बिहेवियर आपका वीक हो जाता है. अब वो चीज़ नहीं करते. जैसे आप बहुत देर तक बैठ के पढ़ रहे हो सपोज, और आपको भूख लग गई पढ़ते पढ़ते, तो आपके अंदर एक ये ड्राइव स्टेट आ गई हंगर की. अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप बैठ के पढ़ते रहोगे या आप खाना खाने जाओगे. तो उस टाइम पे आपका जो ड्राइव होगा वो किस तरफ जाएगा, वो आपको इस बिहेवियर के लिए मोटिवेट करेगा. तो ये वाला बिहेवियर आपका वीक हो जाएगा और ये वाला स्ट्रेंथन हो जाएगा. तो हर बार जब भी ऐसा होगा आपका ये बिहेवियर रिपीट होगा. ये ड्राइव थ्योरी है. So according to this theory, biological needs lead to the arousal of drive which activate efforts to reduce them. तो वही है, हमको ड्राइव होती है बायोलॉजिकल नीड की वजह से, और फिर हम एफर्ट लगाते हैं उसको रिड्यूस करने का. तो ये थ्योरी थी.
तो ये थ्योरी किस पे ज़्यादा फोकस कर रही है? बायोलॉजिकल नीड्स पे ज़्यादा फोकस कर रही है। और सून दो साइकोलॉजिकल एक्सटेंडेड दिस मॉडल टू अदर फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर नॉट सो क्लियरली। बाद में कह रहे हैं कि इस थ्योरी में और भी चीज़ें जोड़ दी थी जो बायोलॉजिकल ना होके साइकोलॉजिकली होता है, जैसे ड्राइव फॉर स्टिमुलेशन, स्टेटस के लिए, अचीवमेंट के लिए, पावर के लिए। इस तरह की भी तो ड्राइव होती है, हमें स्टेटस चाहिए होता है तो हम और ज़्यादा प्रोग्रेस करने की कोशिश करते हैं अपने करियर में, पावर चाहिए होती है, तो ये साइकोलॉजिकल ड्राइव्स हैं। तो बाद में इस थ्योरी में इस तरह के ड्राइव्स भी जोड़ दिए गए थे क्योंकि शुरुआत सिर्फ बायोलॉजिकल से करी थी। Contrary to what drive theory suggests, human beings often engage in actions that increase rather than reduce drives. अब यहाँ पे एक बात ये बोल रहे हैं, कई बार हम उल्टा ही करते हैं, कई बार हम उस चीज़ को और बढ़ा देते हैं जो हमारी नीड है। जैसे जो लोग डाइटिंग करते हैं अपना वेट कम करने के लिए, वो क्या कर रहे हैं, वो अपने इस बिहेवियर के एकदम उल्टा कर रहे हैं। उनको भूख लग रही है और वो नहीं जा रहे हैं खाने के लिए, तो उल्टा काम कर रहे हैं वो। तो उस केस में क्या हो रहा है कि वो अपनी ड्राइव को और बढ़ा रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि कभी कभी लोग जो है एकदम उल्टा ही करते हैं, अपनी ड्राइव को पूरा करने की बजाय उसको बढ़ाने वाला काम करते हैं। In such view evidence, most psychologists now believe that drive theory itself does not provide a comprehensive. तो यहाँ पे अब वो कह रहे हैं फिर उस केस में मोटिवेशन क्या चीज़ है। अगर लोग अपनी नीड को पूरा ना करने की बजाय वो उल्टा जाते हैं तो यहाँ तो मोटिवेशन समझ में आती है। यहाँ किस चीज़ की मोटिवेशन है? होम्योस्टैसिस की, कि अपनी बॉडी में बैलेंस मेंटेन करने के लिए वो खाना खाने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो इधर जा रहे हैं, ना खा के अपना ड्राइव कम ना करके और बढ़ रहा है उनका, तो ये कौन सी मोटिवेशन है? ये चीज़ इसमें एक्सप्लेन नहीं करी हुई है, तो ये थ्योरी इनकम्प्लीट है। फिर आती है अराउजल थ्योरी, सीकिंग ऑप्टिमम एक्टिवेशन, नेक्स्ट थ्योरी। इसके बाद है अराउजल थ्योरी, सीकिंग ऑप्टिमम एक्टिवेशन। तो अराउजल थ्योरी अराउजल की बात कर रही है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल चाहिए होता है हमें, इसलिए हम कभी कभी उस तरह के बिहेवियर शो करते हैं जिसमें हमारे ड्राइव्स ना भी पूरे हो रहे हों, जैसे वो डाइटिंग वाला एग्जाम्पल बोला था। So it becomes clear that people sometimes seek to increase rather than decrease, reducing existing drives. तो increase rather than reduce existing drive, मतलब अपने जो ड्राइव्स हैं, जैसे हंगर वाली बात हो गई, उसको वो और इंक्रीज करते हैं। ये एक ऑल्टरनेटिव थ्योरी है अराउजल थ्योरी, जिसमें ये उस टाइप की एक्टिविटी की भी बात कर रहे हैं जिसमें हमारे नीड्स और ज़्यादा बढ़ते हैं कम होने की बजाय। तो दिस थ्योरी फोकसेस ऑन अराउजल। अराउजल मीन्स एक जनरल लेवल ऑफ एक्टिवेशन जिसे बोलते हैं। और अराउजल जो है वो पूरे दिन हम जैसे पूरा दिन जब एक्टिवेट वो होते हैं, अवेक होते हैं, तो हमारी बॉडी एक्टिवेटेड होती है, मिनिमम लेवल ऑफ अराउजल रहता ही है पूरे दिन। और जब सो रहे होते हैं तो वो अराउजल लेवल बहुत ही लो हो जाता है। लेकिन जब हम कोई ऐसा टास्क कर रहे हैं जो बहुत ही स्ट्रेनुअस है, मतलब जिसमें हमें ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, उस टाइम हमारे अंदर अराउजल ज़्यादा होता है। तो हमें एक आदत है कि इस तरह के टास्क करने जिसमें हमें अराउजल फील हो, और कई लोगों को वो और ज़्यादा चाहिए होता है अराउजल, तो वो इस तरह की, जैसे वो स्काई डाइविंग इस टाइप की चीज़ें करते हैं जिसमें उनको और अराउजल मिले, तो उन्हें वो अच्छा लगता है, उनको वो एक्साइटिंग लगता है, जिसे हम बोलते हैं ना कि उनको वो चीज़ें एक्साइटिंग लगती हैं, जिससे उनको जो एक चैलेंजिंग या एडवेंचरस चीज़ें करने में मज़ा आता है। तो वो अराउजल थ्योरी उसी की बात कर रही है। तो वहाँ पे वो अपने नीड को कम करने की बजाय और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। Arousal theory suggests that we seek is not minimal level of arousal but optimal level. ये कह रहे हैं कि मिनिमल लेवल ऑफ अराउजल नहीं चाहिए होता, ऑप्टिमल चाहिए होता है। मिनिमम में भी हम परफॉर्म नहीं करते हैं, मैक्सिमम में भी हम परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, एक ऑप्टिमल लेवल चाहिए होता है। लेवल दैट इज बेस्ट सूटेड टू आवर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टू वट एवर एक्टिविटी वी आर करेंटली परफॉर्मिंग। तो वो लेवल डिपेंड करता है आप कौन सी एक्टिविटी कर रहे हो। अब जैसे कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ लिखी है, जैसे निटिंग हो गया, विटलिंग। विटलिंग मीन्स वो जो लकड़ी को काट काट के किसी चीज़ में शेप देते हैं। परफॉर्मिंग सिमिलर एक्टिविटीज़ और लो लेवल ऑफ अराउजल विल बी ऑप्टिमल। तो इस तरह की एक्टिविटी में तो बहुत ही लो लेवल ऑफ अराउजल चाहिए होगा। लेकिन अगर आप कोई स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में पार्ट लेते हो तो उस तरह की एक्टिविटीज़ में आपको हाई लेवल ऑफ अराउजल चाहिए होगा।
तो अराउजल किस पर्टिकुलर एक्टिविटी के ऊपर है उस पर डिपेंड करता है कि कितना अराउजल ऑप्टिमल माना जाएगा। तो अगर आप कोई स्पोर्ट्स कंपटीशन कर रहे हो, उसमें अगर आप लो लेवल ऑफ अराउजल दिखाओगे तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे, वहां पे आपका ऑप्टिमल लेवल हाई होना चाहिए अराउजल का। ऐसे ही अगर आप कोई नॉर्मल घर में बैठ के कोई काम कर रहे हो तो वहां पे आपका लेवल ऑफ अराउजल लो होगा तो भी आप कर लोगे, तो वहां पे ऑप्टिमल लेवल लो अच्छा माना जाता है। Many studies offer at least indirect support for arousal theory. For example, there is a close link between arousal and performance. अब यहाँ पे एक ये वो थ्योरी की बात, एक लॉ की बात करने वाले हैं जिसका नाम है यर्किस डॉटसन लॉ। तो वहाँ पे दो चीज़ों को आपस में रिलेट किया हुआ है, एक अराउजल को, दूसरा परफॉर्मेंस को। ये बोल रहे हैं, पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, ये बोल रहे हैं कि अगर हमारी परफॉर्मेंस लो होती है तो भी हम, अगर अराउजल लो होता है परफॉर्मेंस हमारी तो खराब होती है, अगर अराउजल बहुत ज़्यादा हाई चला जाए तो भी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। तो एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल चाहिए हाई परफॉर्मेंस के लिए। ज़्यादा अराउजल होगी तो भी परफॉर्मेंस लो होगी, कम होगी तो भी लो होगी। तो ये लॉ उस बारे में बोलता है। तो इन फैक्ट मैनी टास्क परफॉर्मेंस इंक्रीजेज एज अराउजल राइजेज अप टू अ सम पॉइंट। तो वो ये बात कह रहे हैं कि अगर आपका अराउजल इंक्रीज होगा तो आपकी परफॉर्मेंस भी और बेटर होगी, लेकिन एक पॉइंट तक ही होगी, उसके आगे नहीं होगी, उसके आगे वापस नीचे जाना शुरू कर देगी। बियॉन्ड दैट लेवल फर्दर इंक्रीज इन द अराउजल एक्चुअली रिड्यूस परफॉर्मेंस। और उससे भी ज़्यादा अराउजल हो गया तो क्या होगा, आप प्लानिंग नहीं कर पाओगे, आप पैनिक हो जाओगे, आप बहुत ज़्यादा एंशियस होना शुरू कर दोगे, तो आपकी परफॉर्मेंस डाउन चली जाएगी। However, it is difficult to determine in advance just what level of arousal will be optimal. तो मतलब ये कह रहे हैं कि किसी भी एक्टिविटी में ये बड़ा मुश्किल हो जाता है एडवांस में जज करना कि हमें कितना अराउजल लेवल चाहिए उसमें। In general, more difficult the task, the lower the level of arousal at which reduction in performance begin to occur. तो जितना ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क होगा उसमें आपका अराउजल लेवल ज़्यादा हाई होना चाहिए और उसमें आपकी परफॉर्मेंस जो है हाई लेवल पे ज़्यादा अच्छे से काम करेगी एज कम्पेयर टू लो लेवल पे। इसी को इन्होंने यर्किस डॉटसन लॉ बोला हुआ है। तो टास्क डिफ़िकल्टी तो एक फैक्टर इन्होंने बोला है ही है, टास्क की डिफ़िकल्टी पे डिपेंड करता है कि हमें कितना अराउज्ड होना चाहिए उस पर्टिकुलर टास्क में। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर इंस्टेंस, लार्ज इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रेफर्ड अराउजल लेवल। एट वन एक्सट्रीम आर द पर्सन्स हु प्रेफर सीक हाई लेवल्स ऑफ एक्टिवेशन। अब जैसे जो स्काई डाइविंग पे जाते हैं या पैराशूट फ्रॉम बिल्डिंग्स, इस तरह की चीज़ों में जो इन्वॉल्व होते हैं उनको हाई लेवल ऑफ एक्टिवेशन ज़्यादा प्रेफर्ड होती है। और जो लोग अपना नॉर्मल इतनी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते, ज़्यादा एडवेंचरस नहीं होते, उनको लो लेवल पसंद होता है। So, although arousal theory provides useful insight into the nature of motivation, the fact that we can't really predict it, what will constitute an optimal level of arousal. इस थ्योरी में बस एक ही कह रहे हैं कमी है कि कितना ऑप्टिमल लेवल अराउजल किस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए चाहिए होगा, ये कैसे पता चलेगा, इसको हम प्रिडिक्ट कैसे करेंगे कि हम कितना ऑप्टिमल लेवल पे अराउज हो कि हमारा जो परफॉर्मेंस है वो खराब ना हो। तो ये थ्योरी थी इस बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।